नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में भुवनेश्वर में दक्षिण कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को 3-2 से हराया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था। कला, संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा और खेलों के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। प्रत्येक पुरस्कृत बच्चे को 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये पुरस्कार देश के लिए बच्चों के योगदान और उनके समर्पण के लिए दिए गए हैं। बच्चे हमारे देश की अमूल्य निधि है। बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए किया गया हर प्रयास समाज और देश का भविष्य संवारता है। हम सभी को बच्चों की सुरक्षित और खुशहाल बचपन तथा स्वर्णिम भविष्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बच्चों को पुरस्कृत करके हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को प्रोत्साहित और सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस छोटी उम्र में बच्चों के विलक्षण कार्य चकित करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चे बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन्हें ये पुरस्कार मिले हैं वे सामाजिक उत्थान का नया मार्ग प्रस्तुत करते हैं। जहां पहली बार आजाद भारत में तिरंगा लहराया, उन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से घोषित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संकेत है कि नव भारत के निर्माण में मात्र पराक्रम नहीं बल्कि एक संकल्प राष्ट्र की सुरक्षा का, राष्ट्र को सुदृढ़ करने का और अपनी ओर से छोटा योगदान देके समाज को विकसित करने का जिम्मा हम सब पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये द्वीप आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी अनावरण किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज से भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल भी आ रहा है। राष्ट्रपति अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में कल भव्य स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम को उनके सम्मान में राजकीय भोज आयोजित करेंगी। राष्ट्रपति सीसी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के वैश्विक मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता और द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति अल सीसी अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में भारत के कारोबारी समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। भारत और मिस्र के बीच वर्षों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक सहयोग तथा दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों में दिखाई देते हैं। भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 7 अरब 26 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की। मिस्र को 3 अरब 74 करोड़ भारतीय निर्यात और मिस्र से भारत को 3 अरब 52 करोड़ आयात के साथ व्यापार काफी संतुलित था। 50
50 से अधिक भारतीय कंपनियों ने मिस्र की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3 अरब 15 करोड़ डॉलर का निवेश किया है, जिनमें रसायन, ऊर्जा, कपड़ा, परिधान, कृषि व्यवसाय और खुदरा शामिल है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य, देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित कर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि अब उनके राजनयिक मिशनों का नेतृत्व प्रभारी दूत करेंगे। रूस की विदेश मंत्रालय ने एस्टोनिया के राजदूत मार्गस लेद्रे को 7 फरवरी तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि एस्टोनिया के राजनयिक मिशन का प्रतिनिधित्व अब मॉस्को में उनके प्रभारी दूत को करना होगा। रूस ने कहा है कि तालिन में रूसी दूतावास का आकार घटाने के एस्टोनिया के फैसले के जवाब में ये कदम उठाया गया है। इसके जवाब में एस्टोनिया के विदेश मंत्री उर्मस रिनसालू ने कहा कि बराबरी के सिद्धांतों के अनुसार रूसी राजदूत को अगले महीने की 7 तारीख तक देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। G20 के हिस्से के रूप में आयोजित B20 की पहली बैठक आज संपन्न होगी। गांधीनगर में कल आयोजित कई पूर्ण सत्रों के दौरान 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन, स्थिरता, डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि G20 के अंतिम दिन प्रतिनिधि गिफ्ट सिटी और अन्य पर्यटन स्थलों का दौरा करेंगे। गांधीनगर के पुनीत वन में आज G20 प्रतिनिधियों के लिए विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया है। योग सत्र के बाद प्रतिनिधियों को इको टूर पे भी ले जाया जाएगा, जहां उन्हें पारंपरिक भारतीय आयुर्वेद दवाओं के बारे में परिचित किया जाएगा। इसके अलावा G20 देशों से आए महानुभावों को भारत की पहली फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी भी ले जाया जाएगा और वहां प्रस्तावित की गई विभिन्न सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद प्रतिनिधि अहमदाबाद के पास आई अडालज की प्रसिद्ध बावड़ी का दौरा करेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। G20 देशों के प्रतिनिधियों को वाराणसी की कला और दस्तकारी से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। वाराणसी में आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें G20 देशों के प्रतिनिधि वहां की हस्तकला देख सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वाराणसी में लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कलाकारों को स्मृति चिन्ह तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये स्मृति चिन्ह प्रतिनिधियों को भेंट किए जाएंगे। वाराणसी में लकड़ी के खिलौनों के कारोबार से जुड़े कलाकार इन दिनों बेहद व्यस्त हैं। उन्हें सरकार की ओर से G20 सम्मेलन से जुड़े आयोजनों में आने वाले प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह के तौर पर लकड़ी के खूबसूरत फ्रेम तैयार करने का ऑर्डर मिला है। इससे न केवल वाराणसी की हस्तकला और लकड़ी के खिलौनों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और विशेष तौर पर वाराणसी की समृद्ध विरासत की एक झलक दुनिया भर के देशों तक पहुंचेगी। इन लकड़ी के फ्रेम को तैयार करने में जुटी एक कलाकार शुभी अग्रवाल ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम लोग इसको 5 रंगों में बना रहे हैं। जो लकड़ी का खिलौनों का उद्योग है उसको इतना प्रोत्साहन किया जा रहा है कि आज हम लोग का जो बनारस में बना हुआ ये फ्रेम है न देश में बल्कि विदेशों में भी लोगों को दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में G20 से जुड़े 11 आयोजन होने हैं, जो वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में होंगे। इन आयोजनों से राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही देश की समृद्ध विरासत को विश्व पटल पर प्रदर्शित करने का भी मौका मिलेगा। वाराणसी में मनीष सिंह के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि जोशीमठ को छोड़कर प्रदेश के सभी पर्यटन स्थल सुरक्षित हैं। देहरादून में उन्होंने कहा कि सरकार जोशीमठ की स्थिति से निपटने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी।
औली जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और औली में हम विंटर गेम्स करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि विंटर गेम्स से लोग वहां जाएंगे। अभी भी जो बर्फबारी पड़ी है, काफी लोग वहां पहुंचे हैं। मैं स्वयं भी बाजार में घूमा हूं, सब जगह घूमा हूं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। चारधाम यात्रा ये विधिवत रहेगी और निश्चित रूप में जोशीमठ को बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि पूरी जोशीमठ की मदद की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में व्यापक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने की उम्मीद है। पुरुष हॉकी विश्व कप के मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को 3-2 से हरा दिया है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में कल शाम हुए मुकाबले में दोनों टीमें निर्धारित समय में 5-5 से बराबरी पर थीं। वहीं एक अन्य मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। कलिंग स्टेडियम में हुए मुकाबले में जर्मनी ने फ्रांस को 5-1 से मात दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुका है। भारतीय टीम ने इस मैदान पर अभी तक खेले गए सभी एकदिवसीय मैचों में जीत दर्ज की है। होलकर स्टेडियम में करीब 6 साल बाद होने जा रहे एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा की जोड़ी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी का मुकाबला लात्विया की जेलिना ओस्टापेंको और स्पेन के डेविड वेगा हर्नांडेज की जोड़ी से होगा। बिहार के सीवान जिले के लकरी नबीगंज पुलिस स्टेशन के चौकीदार और पुलिस निरीक्षक को जिले के शराब त्रासदी मामले में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अपर महानिदेशक जेएस गंगवार ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को जनसत्ता ने दिया है, पहले की सरकारों ने देश के सामर्थ्य को कम करके आंका। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, पराक्रम दिवस के अवसर पर बोले मोदी, हीन भावना से ग्रस्त थीं पूर्व सरकारें। 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाने को हरिभूमि ने प्रमुखता दी है। पत्र ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शब्दों को दिया है, भारतीय जीवन मूल्यों में परोपकार को सर्वोच्च स्थान। कहा, नई पीढ़ी स्वतंत्रता के मूल्य को पहचाने और इसकी रक्षा करें। जल युद्ध की चीन की साजिश पर भारत ने पानी फेरा, पूर्वोत्तर में बांधों का काम तेज। दैनिक भास्कर में है, चीन की चाल शीर्षक से पत्र लिखता है, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 30 किलोमीटर दूर सबसे बड़ा बांध बना रहा ड्रैगन। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार स्वदेशी तोप से दी जाएगी राष्ट्रपति को सलामी। द भारत टाइम्स ने लिखा है, 105 mm फील्ड गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। इस साल 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर दिखेगी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सैन्य शक्ति। दैनिक जागरण के अनुसार हर सैन्य उपकरण स्वदेश निर्मित होगा। 105 mm फील्ड गन, अर्जुन टैंक और नाग मिसाइल सिस्टम के साथ K9 वज्र होगा आकर्षण का केंद्र। आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने का समाचार वीर अर्जुन सहित कई अखबारों में है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी आज भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। रूस और एस्तोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित किया। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप मुकाबले में भुवनेश्वर में दक्षिण कोरिया ने पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को 3-2 से हराया। और भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज इंदौर में खेला जाएगा।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।